हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। मिथिकल टेलवर्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप गेम ऑफ थ्रोन यूनिवर्स के फैन हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हो, क्योंकि मैं यहाँ पर गेम ऑफ थ्रोन यूनिवर्स की बुक को लाइन वाइज एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको गेम ऑफ थ्रोन की बुक को एक साथ एक जगह पर पढ़ना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के वीडियो में अपने बात करने वाले हैं ए स्वॉन्स वर्ड बुक के चैप्टर 6 के बारे में, और इस वीडियो में अपने देखेंगे कि सर यूस्टेस की सच्चाई क्या है और लेडी रोहानी ने ऐसा क्या किया कि डंक को गुस्सा आ गया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। कोल्डमोट किले को देखकर डंक को थोड़ी निराशा हुई, क्योंकि सर यूस्टेस ने इसकी बहुत तारीफ की थी। डंक ने स्टॉर्म एंड्स और हाई गार्डन जैसे बड़े किलों को देखा था, और उसकी तुलना में कोल्डमोट एक छोटा किला था, लेकिन फिर भी यह 30 फुट ऊंचा किला था, और उसके हर एक कोने में बुर्ज बनाया हुआ था, और हर एक बुर्ज अपने आप में एक छोटे किले जितना था, और उस पर हाउस बेबर के झंडे लहरा रहे थे। तब एग ने कहा, सर देखिए पानी कहाँ जा रहा है। कोल्डमोट किले के पूर्व की तरफ पानी खाई में यानी कि मोट में गिर रहा था, जिसकी वजह से इस किले का नाम पड़ा। तभी डंक अपने दांत पीसते हुए कहता है, वह मेरा पानी नहीं ले जा सकती, आओ एग। जब वे किले के गेट पर पहुंचे तब डंक ने देखा कि गेट के पत्थर पर ओसगरे खानदान का चेकी शेर का निशान बना हुआ था, जो कि अभी भी धुंधला सा दिखाई दे रहा था। और जब वे किले के पुल पार कर रहे थे तब डंक ने देखा कि यहाँ की खाई का पानी लगभग 6 फुट कम हो गया था। किले के गेट पर भाले लिए हुए 2 पहरेदार खड़े थे, और उनमें से एक ने डंक को रोका और पूछा कि यहाँ पर तुम किस मकसद से आए हो। तब डंक कहता है, मेरे लॉर्ड ओसग्रे ने लेडी बेबर से बात करने के लिए यहाँ भेजा है, और मेरा नाम सर डंकन द टॉल है। तब बिना दाढ़ी वाले पहरेदार ने कहा, ठीक है, मुझे पता था कि तुम बेनिस नहीं हो, क्योंकि बेनिस की बदबू दूर से ही आ जाती है। तब दाढ़ी वाले पहरेदार ने डंक को शक भरी नजरों से देखा और उसने कहा, लॉन्ग इंच की इजाजत के बिना लेडी बेबर से कोई नहीं मिल सकता। तुम मेरे साथ आओ सर, लेकिन तुम्हारा ये स्टेबल बॉय यहीं घोड़े के पास रुकेगा। तब एग को गुस्सा आ गया और उसने कहा, मैं एक स्क्वायर हूँ, कोई अस्तबल का लड़का नहीं। तब बिना दाढ़ी वाले पहरेदार ने कहा, तुम अंधे हो या बेवकूफ हो, और अपने भाले की नोक एग की छाती पर लगा दी और कहा, फिर से कहो बेवकूफ। फिर डंक ने एग के कान के नीचे एक थप्पड़ लगाया और कहा, अपना मुंह बंद करो और घोड़ों की देखभाल करो, मैं अभी सर लुकास लॉन्ग इंचफील्ड से मिलना चाहता हूँ। अब दाढ़ी वाले पहरेदार ने अपना भाला नीचे किया और बताया कि सर लुकास किले के आंगन में होंगे। जब डंक और वह पहरेदार महल के आंगन में पहुंचे तो उस आंगन में काफी हलचल लग रही थी। कुत्ते भौंक रहे थे और खिड़कियों में गाने की आवाजें आ रही थी। लोहार की दुकान के सामने एक लोहार घोड़े को नाल लगा रहा था और कुछ लोग युद्ध का अभ्यास कर रहे थे, और पास में एक स्क्वायर तीर चलाने का अभ्यास कर रहा था, और उसके पास एक लंबी चोटी और झाइयों वाली लड़की उसके साथ तीर चला रही थी। वहां पर लुकास लॉन्ग इंच को देखा, जो कि एक मोटे सेप्टन से बात कर रहे थे। उस सेप्टन को डंक से भी ज्यादा पसीना आ रहा था और ऐसे लग रहा था मानो कि वह नहा के आया हो। लुकास लॉन्ग इंचफील्ड डंक जितना लंबा नहीं था, और डंक ने अंदाजा लगाया वह 6 फीट और 7 इंच का होगा। तब वह पहरेदार आवाज लगाकर कहता है, माय लॉर्ड, यह मुर्गी टावर से आया है लेडी बेबर से मिलने के लिए। तब वह सेप्टन मुड़ता है और डंक की ओर देखता है और उसने कहा, यह क्या है, एक हेजनाइट। और सेप्टन ने उसे आशीर्वाद का इशारा किया, वॉरियर हमेशा तुम्हारी तरफ से लड़े, मैं हूँ सेप्टन सेफ्टोन और आप। तब डंक कहता है, मैं हूँ सर डंकन द टॉल। सेप्टन ने सर लुकास से कहा, यह आदमी बहुत सीधा साधा लगता है, अगर मैं इसके जितना लंबा होता तो मैं खुद को सर सेप्टन द इमेंस या फिर सर सेप्टन द टावर के नाम से बुलाता। सर लुकास, जो कि लगभग 50 साल का होगा, उसने डंक की ओर गुस्से में देखा और कहा, हेज नाइट ज्यादा से ज्यादा तलवार वाले भिखारी होते हैं या फिर डाकू होते हैं, चले जाओ यहाँ से, हमें तुम्हारे जैसे हेज नाइट की जरूरत नहीं है। तब डंक कहता है, सर यूस्टेस ओसग्रे ने मुझे किले की मालकिन लेडी बेबर से बात करने के लिए भेजा है। तब सेप्टन ने कहा, चेकी शेर वाला ओसग्रे, मुझे लगता था कि हाउस ओसग्रे खत्म हो गया है। तब सर लुकास कहते हैं, लगभग खत्म ही समझो, वह बुढ़ा आदमी उनमें से आखिरी बचा है और हमने उसे एक टूटी मीनार में रहने दिया। अगर सर
यूस्टेस लेडी बेबर से बात करना चाहते हैं तो उन्हें खुद आना चाहिए था। तुम ही थे ना जो डैम पर बेनिस के साथ आए थे। मना मत करना, तुम्हें फांसी दे देनी चाहिए थी। तब सेप्टन ने कहा, 7 गॉड आपकी रक्षा करे सर डंकन, अपने बुरे कर्मों के लिए पछतावा करो और द मदर तुम पर दया करेगी। सेप्टन की ये नेक विनती अधूरी रह गई जब उसने जोर से पाद मारा। मेरी हवा के लिए मुझे माफ करना, यह सब बीन और जो की रोटी का कमाल है। तब डंक कहता है, मैं कोई डाकू नहीं हूँ। तब सर लुकास कहते हैं, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। अगर तुम सर हो तो अपने मुर्गी वाले टावर में वापस चले जाओ और सर यूस्टेस से कहो कि वो बेनिस को हमारे हवाले कर दे। अगर वो ऐसा करते हैं तो शायद लेडी वेबर उन पर थोड़ी दया दिखाए। तब डंक ने जवाब दिया, मैं लेडी से बेनिस और बांध की परेशानियों के बारे में बात करूंगा और हमारे पानी की चोरी के बारे में भी। सर लुकास ने धमकी दी और कहा, चोरी? अगर ये बात हमारी लेडी बेबर से कहोगे तो तुम सूरज डूबने से पहले बोरी में बंद होकर खाई में तैर रहे होंगे। क्या तुम वाकई उनसे मिलना चाहते हो सर डंकन? तब डंक का मन किया कि लुकास लॉन्ग इंचफील्ड के टेढ़े मेढ़े और पीले दांतों पर जोर से मुक्का मारे। फिर डंक कहता है, मैंने तुम्हें बता दिया है कि मैं क्या चाहता हूँ। तब सेप्टन ने कहा, उनसे बात करने दो, इसमें हमारा क्या नुकसान होगा सर। सर डंकन इतनी धूप में लंबी यात्रा की है, इसे अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। और फिर लुकास मान गए और डंक को अंदर लेके गए। तभी महल में बने एक सेप्ट यानी कि मंदिर के दरवाजे खुले और उनमें से लोग बाहर आने लगे। उनमें से सबसे पहले सफेद चोगे और हुड पहने हुए 3 सेप्टा निकले और फिर एक ऊंचे खानदान की मोटी औरत निकली जिसने गहरे नीले रंग का रेशमी गाउन पहना था और डंक ने अंदाजा लगाया कि वह 40 साल की होगी और उसका चेहरा लाल था। सर लुकास ने कहा, माय लेडी, यह हेज नाइट सर यूस्टेस ओसग्रे की तरफ से एक संदेश लेके आया है, क्या आप इसे सुनोगी? तब उस लेडी ने डंक को इतने गौर से देखा कि डंक को एक ही जादू टोने वाली सारी बात याद आ गई और मन में सोचने लगा, यह अपने आप को खूबसूरत बनाए रखने के लिए खून से नहाती है। विधवा मोटी थी और उसका नाक बड़ा और मुंह छोटा था और डंक को यह देखकर राहत मिली कि उसकी 2 आंखें हैं। तब डंक कहता है, सर यूस्टेस ने मुझे बांध के बारे में बात करने के लिए भेजा है। उस औरत ने अपनी पलकें झपकाई और कहा, बांध, तुम क्या कह रहे हो? और उसके चारों ओर भीड़ जमा होने लगी। तब डंक ने कहा, नदी चेकी वाटर पर आपने बांध बनवा लिया है। तब वह लेडी कहती है, मुझे पूरा यकीन है मैंने ऐसा नहीं किया है। तब डंक कहता है, उस पानी के बिना हमारी सारी फसलें खराब हो जाएगी और आम लोगों के खेतों में बीन्स, जौ और खरबूजों की फसल है। तब वह लेडी खुश होकर कहती है, सच में मुझे खरबूजे बहुत पसंद है। वे किस तरह के खरबूजे हैं? तब डंक ने बेचैनी से चारों ओर खड़े हुए लोगों के चेहरों पर देखा और महसूस किया यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। लॉन्ग इंच मुझे बेवकूफ बना रहा है। फिर डंक कहता है, माय लेडी, क्या हम अपनी बात शांत जगह पर कर सकते हैं? तभी भीड़ में से एक आवाज आई, एक चांदी का सिक्का, शर्त लगा लो। यह बड़ा बेवकूफ उसे अपने बिस्तर में ले जाना चाहता है। यह सुनकर चारों ओर खड़े लोग जोर जोर से हंसने लगे। तो वह लेडी डर के मारे पीछे हट गई और अपने चेहरे को दोनों हाथों से छुपा लिया। तब एक लेडी सेप्टा आई और कहने लगी, ये क्या बेहुदा मजाक है? और तभी एक और आवाज आई, यहाँ पर क्या मजाक चल रहा है? सर नाइट, तुम मेरी अच्छी बहन को क्यों परेशान कर रहे हो? और यह वही लड़की थी जिसे डंक ने पहले तीरंदाजी करते हुए देखा और उसके हाथ में खुद से ज्यादा लंबा धनुष था। उसका कद लगभग 5 फुट था। उसके लाल बाल एक लंबी चोटी में बंधे थे जो कि उसके पैरों तक आ रही थी। उसकी ठुड्डी पर गड्ढे थे, नाक छोटा था और उसकी गालों पर झाइयां थी। तभी एक सुंदर युवा लॉर्ड जिसकी पोशाक पर हाउस केसवेल का सेंटोर बना था, उसने कहा, हमें माफ कर दो लेडी रोहाने। इस बेवकूफ ने लेडी हेलिसेंट को आप समझ लिया था। तब डंक ने कहा, क्या तुम रेड विडो हो? लेकिन आप तो। तब वह रेड विडो कहती है, मैं जवान हूँ, वैसे मैं 25 साल की हूँ। या फिर तुम्हारा मतलब और छोटी से था सर? तब डंक कहता है, सुंदर, मेरा मतलब सुंदर से था। डंक को नहीं पता था कि ये उसने कैसे किया, लेकिन वो खुश था कि उसके मुंह से ये शब्द निकले। और डंक को उसकी नाक, उसके लाल बाल और उसकी लेदर की जैकेट के नीचे छोटे लेकिन अच्छे आकार के उरोज बहुत पसंद आए। डंक ने आगे कहा, मुझे लगा था कि तुम मेरा मतलब है, उन्होंने कहा था कि तुम 4 बार विधवा हो चुकी हो, तो मुझे लगा, इसलिए मैंने। तब लेडी रोहाने कहती है, मेरे पहले पति की मौत
तब हुई जब मैं 10 साल की थी और वह 12 साल का। वह मेरे पिता का स्क्वायर था जो कि रेड ग्रास फील्ड की लड़ाई में मारा गया और मुझे डर है कि मेरे पति ज्यादा दिन नहीं टिकते और आखिरी की मौत बसंत में हुई थी। 2 साल पहले ग्रेट स्प्रिंग सिकनेस में मरने वालों के लिए लोग यही कहते हैं। उस दौरान हजारों लोग मारे गए और उनमें से एक बुद्धिमान राजा भी थे। 2 होनहार राजकुमार भी शामिल थे। तब डंक कहता है, मुझे आपके नुकसान के बारे में अफसोस है माय लेडी। फिर डंक अपने आप को कोसते हुए बोलता है, कुछ तमीज और शालीनता से बात करो मूर्ख। फिर डंक कहता है, मैं कहना चाहता हूँ कि आपका गाउन। तब लेडी रूहानी कहती है, मैं गाउन नहीं पहनती। तब डंक कहता है, मेरा मतलब आपके बाल से था, वो मुलायम और कोमल है। तब लेडी रूहानी कहती है, अगर आपने कभी मेरे बालों को छुआ होता तो मुझे ये याद रहता। तब डंक कहता है, माय लेडी, मेरा मतलब लाल से था, आपके बाल बहुत लाल है। तब लेडी रूहानी ने कहा, बहुत लाल, पर मुझे लगता है कि ये आपके चेहरे जितना लाल नहीं होंगे। और फिर लेडी रूहानी हंसने लगती है और उसके साथ बाकी सभी लोग भी जोर से हंसने लगे, सिर्फ लुकास को छोड़कर। लुकास लॉन्ग इंच फील्ड कहते हैं, माय लेडी, यह आदमी स्टैंड फास्ट के भाड़े के सैनिक में से एक है। यह वेनिस के साथ था जब उसने डैम पर खुदाई करने वालों पर हमला किया था और वॉल्मर का चेहरा नोच दिया था। बूढ़े ओसग्रे ने इसे आपसे समझौता करने के लिए भेजा है। तब डंक कहता है, हाँ माय लेडी, उन्होंने मुझे भेजा है। मुझे सर डंकन द टॉल कहते हैं। तब एक 3 बिजली के निशान वाली पोशाक पहने हाउस लेगुड के एक नाइट ने कहा, सर डंकन द डिम कहना ज्यादा सही होगा। यहाँ पर डिम का मतलब मूर्ख होता है। और फिर वहाँ पर खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे और यहाँ तक कि लेडी हेलिसेंट भी हंस रही थी। फिर लेडी रेड विडो ने हंसते हुए लोगों से कहा, क्या कोल्डमोट की तमीज मेरे लॉर्ड फादर के साथ खत्म होगी। तब रेड विडो कहती है, मुझे हैरानी है कि सर डंकन से ऐसी गलती कैसे हो गई। डंक ने लुकास की तरफ देखा और कहा, गलती मेरी थी। तब रेड विडो कहती है, क्या वाकई में। फिर रेड विडो ने डंक को पैर से लेकर सिर तक देखा और उसकी नजरें सबसे ज्यादा देर तक डंक की छाती पर टिकी रही और उसने कहा, एक पेड़ और टूटता हुआ तारा, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। और फिर लेडी वेबर ने अपनी दोनों उंगलियों से उसके एल्म की पेड़ की टहनियों को छुआ और आगे कहा, पेंट किया हुआ, सिलाई नहीं। मैंने सुना है कि डॉर्निश लोग अपने सिल के कपड़े को पेंट करते हैं, लेकिन तुम तो डॉर्निश मैन होने के लिए बहुत लंबे दिख रहे हो। फिर डंक कहता है, सभी डॉर्निश लोग छोटे नहीं होते माय लेडी। और डंक अपनी छाती पर रेड विडो की उंगलियों को महसूस कर सकता था जिसके हाथ पर झाइयां थी और डंक का मुंह अब अजीब तरीके से सूख रहा था। और उसने कहा, मैंने 1 साल डॉर्न में बिताया है। रेड विडो ने डंक की छाती पर उंगलियां फिराते हुए कहा, क्या वहाँ पर पेड़ इतने ऊंचे होते हैं। तब डंक कहता है, यह एक एल्म का पेड़ है माय लेडी। फिर लेडी वेबर कहती है, यह मुझे याद रहेगा। यह आंगन बातचीत के लिए बहुत गर्म और धूल भरा है। सेप्टन, सर डंकन को मेरी कक्ष में ले आइए। तब सेप्टन ने कहा, यह मेरे लिए खुशी की बात होगी गुड सिस्टर। तब रेड विडो कहती है, हमारे मेहमान को प्यास लगी होगी, इसके लिए वाइन मंगवाओ। तब सेप्टन कहता है, क्या यह जरूरी है। ठीक है, जैसा आप कहें। फिर लेडी विडो कहती है, मैं अपने कपड़े बदल कर जल्दी वहाँ पर आती हूँ। मुझे मिस्टर सेरिक की जरूरत है सर लुकास। जाकर सेरिक से कहो कि वो मुझसे आके मिले। तब लुकास कहता है, मैं उन्हें अभी लेकर आता हूँ माय लेडी। फिर रेड विडो लुकास से कहती है, उसकी जरूरत नहीं, मुझे पता है आपको किले में बहुत से काम हैं। बस आप मिस्टर सेरिक को मेरे कमरे में भेज दीजिए, इतना ही काफी होगा। डंक ने रेड विडो को पीछे से आवाज दी और कहा, माय लेडी, मेरा स्क्वायर को गेट पर रोका गया है, क्या वह भी हमारे साथ आ सकता है। तब विडो कहती है, आपका स्क्वायर, अगर आप चाहो तो बिल्कुल बुला सकते हो। और जब वह मुस्कुराई तो वह 25 साल की नहीं बल्कि 15 साल की प्यारी, शरारती और चंचल लड़की लग रही थी। डंक, एग और सेप्टन कमरे में लेडी रूहानी का इंतजार कर रहे थे। तब एग ने डंक के कान में धीरे से कहा, सर ये शराब मत पीना। तब डंक कहता है, उसे मुझे जहर देने की कोई जरूरत नहीं है, वह मुझे पहले से ही बेवकूफ समझती है जिसके कानों के बीच में दलिया भरा है। तभी सेप्टन कहता है, हाँ मैंने सुन लिया, मैं मोटा हूँ पर बहरा नहीं, और वैसे भी मेरी भाभी को दलिया पसंद है। सेप्टन एक वाइन का जग, एक पानी का जग और 3 कप लेकर आया। फिर 2 कप में वाइन डाली और 1 कप में पानी। पानी वाला कप एग को दिया तो एग उस कप को कुछ देर तक शक भरी नजरों से देखने लगा। फिर सेप्टन कहता है, यह आर्बर की पुरानी वाइन है, बहुत बढ़िया। और उसने एग की तरफ आंख मारते हुए कहा, जहर इसे एक खास तीखापन देता है
और वैसे मैं वाइन बहुत कम पीता हूँ। जब सेप्टन कप में 3 घूंट वाइन पीता है तब डंक उस वाइन को सावधानी से पिया। शराब बहुत मीठी और अच्छी थी और वहीं दूसरी तरफ एग ने अपने हाथ बांध लिए और पानी को नजरअंदाज करता रहा। तब सेप्टन ने कहा, उसे मटर का दलिया पसंद है और आप भी सर। मैं अपनी भाभी को जानता हूँ। जब मैंने आपको पहली बार आंगन में देखा तो मुझे ऐसे लगा कि आप किंग्स लैंडिंग से है, मेरी लेडी का हाथ मांगने आए कोई राजकुमार हो। तब डंक कहता है, आपको कैसे पता कि मैं किंग्स लैंडिंग से हूँ? तब सेप्टन कहता है, किंग्स लैंडिंग के लोगों का बोलने का एक अलग ही अंदाज होता है और वैसे मैंने वहाँ पर कई साल तक ग्रेट सेप्ट ऑफ वेलोर में सेवा की थी। ग्रेट स्प्रिंग सिकनेस बीमारी के बाद आप उस शहर को नहीं पहचान पाओगे। आग ने उन्हें बदल दिया। 1/4 घर जल गए और 1/4 घर खाली हो गए और उसके सारे चूहे भी खत्म हो गए। सबसे अजीब बात यह है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बिना चूहों वाला कोई शहर देखूंगा। इस महामारी के बारे में डंक ने बहुत सुना था और डंक कहता है, क्या तुम ग्रेट स्प्रिंग सिकनेस के समय में वहाँ पर थे? तब सेप्ट कहता है, हाँ बिल्कुल, वह बहुत बुरा समय था सर डंकन, बहुत बुरा। मजबूत और स्वस्थ आदमी सुबह उठते और शाम तक मर जाते। इतने सारे लोग इतनी जल्दी मर गए कि उन्हें दफनाने का कोई भी समय नहीं मिला। उन्हें ड्रैगन पिट में एक जगह पर भर दिया और जब लाशें 10 फुट ऊंचा हो गई तो लॉर्ड रिवर ने उन्हें जलाने का आदेश दे दिया। आग की रोशनी उस खिड़कियों में चमक रही थी जैसा कि पुराने समय में होता था जब जिंदा ड्रैगन पिट में रहा करते थे। रात में तुम पूरे शहर में वह चमक देख सकते थे। वाइल्ड फायर का वह हरा रंग आज तक मुझे परेशान करता है और लोग कहते हैं कि लेनिसफोर्ड में इस बीमारी का असर बुरा हुआ था और ओल्ड टाउन में तो और भी बुरा। लेकिन किंग्स लैंडिंग में इसने 10 में से 4 लोगों को मार डाला। ना जवान बचे, ना बूढ़े, ना अमीर, ना गरीब, ना महान और ना कोई मामूली लोग बचे। हमारे हाई सेप्टन के साथ साथ साइलेंट सिस्टर भी मारी गई। यहाँ तक कि किंग डेरोन, प्यारे मटारिस और बहादुर वलार द हैंड ऑफ किंग भी मारे गए। शहर के आधे से ज्यादा लोग स्ट्रेंजर से प्रार्थना कर रहे थे। यह बहुत बुरा समय था। तब आप कहाँ पर थे सर डंकन? तब डंक कहता है, हम डॉर्न में थे। तब सेप्टन कहता है, तो फिर तुम लोग द मदर की दया का शुक्रिया करो। यह महामारी कभी डॉर्न में नहीं आई क्योंकि डॉर्न के लोगों ने अपनी सीमाएं और बंदरगाह बंद कर लिए थे और यही वेल के एरिन ने भी किया जिससे वो बच गए। मौत की इतनी बातें सुनकर कोई भी आदमी वाइन पीना छोड़ दे, लेकिन ऐसे समय में खुश रहना मुश्किल है और हमारी प्रार्थनाओं के बाद भी सूखा और अकाल जारी है। किंग्सवुड का जंगल एक बड़ा माचिस का डिब्बा बन गया है और वहाँ पर दिन रात आग लगी रहती है। बीटर स्टिल और डेमन ब्लैकफायर के बेटे टायरोस में साजिश रच रहे हैं। ड्रैगन ग्रेजॉय के समुद्री डाकू भेड़ियों की तरह समुद्र में शिकार कर रहे हैं और आर्बर तक दक्षिण में हमला कर रहे हैं। कहा जाता है कि वे फेयर ऑयल की आधी दौलत और 100 औरतों को उठा के ले गया। लॉर्ड फार्मान अपनी सुरक्षा ठीक करवा रहे हैं। लॉर्ड ब्रेकन ट्राइडेंट पर धीरे धीरे मर रहे हैं और उनका बड़ा बेटा ग्रेट स्प्रिंग सिकनेस में मारा गया। इसका मतलब है कि अब सर ओथो ब्रेकन गद्दी पर बैठेंगे और ब्लैकवुड ओथो ब्रेकन जैसे क्रूर पड़ोसी को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका मतलब है युद्ध होगा। डंक ब्लैकवुड और ब्रेकन के बीच हजारों सालों से चली आ रही पुरानी दुश्मनी के बारे में जानता था और डंक कहता है, क्या उनका लॉर्ड उन्हें शांति बनाए रखने के लिए मजबूर नहीं करेगा? तब सेप्ट कहता है, अफसोस लॉर्ड टली महज 8 साल के हैं और औरतों से घिरा हुआ है। रेवरन उसमें कुछ नहीं कर पाएगा और किंग एरिस तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक कोई मिस्टर इसके बारे में कोई किताब नहीं लिखता। लॉर्ड रिवर्स किसी भी ब्रेकन को उनसे मिलने नहीं देंगे क्योंकि हमारे हैंड ऑफ द किंग आधे ब्लैकवुड है। अगर लॉर्ड ब्रेंडर रिवर कुछ करेंगे तो वो अपने ब्लैकवुड भाइयों के लिए ही करेंगे। जिस दिन से ब्रेंडर रिवर पैदा हुए हैं उनके चेहरे पर एक जन्म से निशान था और बीटर स्टिल ने रेड ग्रास फील्ड की लड़ाई में उसकी एक आंख फोड़कर उसको दूसरा निशान दे दिया। डंक जानता था कि उसका मतलब ब्लड रेवन से था। ब्रेंडन रिवर हैंड ऑफ द किंग का असली नाम था और उसकी माँ ब्लैकवुड थी और उसके पिता किंग एगोन द 4th थे। सेफ्ट वाइन पीता रहा और अपनी बातें आगे जारी रखता है और कहता है, रही बात किंग एरिस की तो महाराज को लॉर्ड और कानून से ज्यादा पुराने किताबों और उनकी भविष्यवाणियों की परवाह है।
वह तो वारिस पैदा करने के लिए भी खुद को परेशान नहीं करते। रानी एलिनोर हर दिन ग्रेट सेप्ट में प्रार्थना करती है ताकि उसे संतान का सुख मिल सके, पर राजा एरिस अलग कमरे में रहता है और कहा जाता है वह किसी भी औरत के बजाय किताब लेकर सोना ज्यादा पसंद करता है। और तुम कोई गलती मत करना, यह लॉर्ड ब्रेंडन रिवर है जो अपने जादू और जासूसों से हम पर राज करते हैं। उनका विरोध करने वाला कोई नहीं है। प्रिंस मेकार समर हॉल में अपने भाई राजा एरिस फर्स्ट के खिलाफ अपनी शिकायतों को लेकर उदास है, और प्रिंस रेगल जितने पागल है उतने ही शांत, और उनके बच्चे भी ऐसे ही है। लॉर्ड ब्रेंडन रिवन के दोस्त और उनके पसंदीदा लोग काउंसिल में हैं, और नया ग्रैंड मिस्टर भी उतना ही जादू टोने में डूबा हुआ है जितना कि ब्रेंडन रिवर। रेड कीप किले में रेवन टीथ का पहरा है, और उनकी मर्जी के बिना कोई भी राजा एरी से नहीं मिल सकता। अब डंक सेप्टन की बातें सुनकर परेशान होने लगा था, और वह सोचने लगा कि लॉर्ड ब्लड रेवन की कितनी आंखें हैं, 1000 या 1, और उसे उम्मीद थी कि ब्लड रेवन के पास 1000 कान होंगे या फिर 1। सेप्टन जो भी कह रहा था उसमें से कुछ देशद्रोह जैसा लग रहा था। उसने एग की तरफ देखा कि एग इस बात को किस तरह से ले रहा है, लेकिन एग अपनी जुबान काबू में रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। तब सेप्टन अपने पैरों पर खड़ा हुआ और कहा, मेरी अच्छी बहन को अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्या तुम और वाइन लोगे? और सेप्टन ने फिर से दोनों कप वाइन से भर दिए। डंक ने बात बदलने की कोशिश की और कहा, जिस महिला को मैंने गलत समझा था क्या वह तुम्हारी बहन है? तब सेप्टन कहता है, लेडी हेलिसेंट सर रोलैंड ओफरिंग की बहन थी, जो कि लेडी रोहाने के चौथे पति थे, जो ग्रेट स्प्रिंग सिकनेस की वजह से मारे गए। मेरे भाई सर साइमन स्टोटेंट उसके तीसरे पति थे, जिसकी मौत गले में चिकन की हड्डी फंसने से हुई। कोल्ड मोट बदला लेने वालों से भरा पड़ा है। लेडी रोहाने के पति मर जाते हैं तो उनके रिश्तेदार यहाँ पर रुक जाते हैं लेडी की शराब पीने और मिठाइयों खाने के लिए, लेकिन फिर भी उसे फिर से शादी करनी पड़ेगी, और वो भी बहुत जल्द। तब डंक कहता है, जरूर करनी होगी। तब सेप्ट कहता है, उसके लॉर्ड पिता वाइमन चाहते थे कि उसके पोते उसका वंश आगे बढ़ाए। जब वह बीमार हुआ तो उसकी शादी लुकास लॉन्ग इंच से करवाने की कोशिश की, ताकि वह यह जानकर मर सके कि उसकी रक्षा के लिए एक मजबूत आदमी है, लेकिन रोहाने ने उसे मना कर दिया। सेप्टन आगे कहता है, उसके लॉर्डशिप ने अपनी वसीयत में एक शर्त रख दी कि अगर लेडी रोहाने अपने पिता वाइमन की मौत के दूसरे सालगिरह तक शादी नहीं करती तो कोल्डमोट का किला और उसकी सारी जमीन उसके चचेरे भाई वेंडल को मिल जाएगी। सर वेंडल लालची और बेवकूफ है, और उसकी पत्नी लॉर्ड रोवन की बहन है। वह बहुत बच्चे पैदा करती है, और उसके बेटे भी उतने ही बुरे हैं जितने कि वेंडल, और उनकी बेटियां उससे भी ज्यादा बुरी, और उन सभी ने उल्टे दिन गिनने शुरू कर दिए हैं। लेडी रोहाने के पास अगली अमावस्या तक का समय है। अगर वह शादी नहीं करती तो यह किला और उसकी सारी जमीन उसके भाई वेंडल को मिल जाएगा। डंक ने सोचा और फिर पूछा, लेडी रोहाने ने शादी के लिए इतना लंबा इंतजार क्यों किया? तब सेप्टन कहता है, सच कहूँ तो अभी दुल्हों की कमी है, और मेरी भाभी लेडी रोहाने दिखने में भी सुंदर है, और उसके पास एक किला और बहुत सारी जमीन है। तुम्हें लगेगा कि छोटे और कुंवारे बिना जमीन वाले सूरवीर लेडी के चारों ओर मक्खियों की तरह भिन भिनाएंगे, तो तुम गलत सोच रहे हो। लेडी रोहाने के 4 पति पहले से ही मर चुके हैं, और वो उन्हें सावधान करते हैं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि वह बांझ है या फिर जादू टोना करती है। उसने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की, लेकिन वह जीवित नहीं रहे। लॉर्ड वाइमन ने लेडी रोहाने की शादी का जिम्मा लुकास को सौंपा है। जो कोई भी उसे शादी करना चाहता है उसे पहले उसकी तलवार का सामना करना होगा। क्लिंटन कैसवेल और साइमन लेगुड सबसे ज्यादा बार लेडी रोहाना का हाथ मांगने आए, लेकिन उनकी दिलचस्पी लेडी रोहाने के किले और जमीन पर ज्यादा है। अगर मैं शर्त लगाता तो मैं गेराल्ड लेनिस्टर पर लगाता, लेकिन वह अभी तक आया नहीं। लोग कहते हैं उसके बाल सुनहरे और दिमाग तेज है। उसकी लंबाई लगभग 6 फीट है, और लेडी वेबर उसके प्रेम पत्रों से बहुत प्रभावित है। और तभी एक आवाज आती है कि तुम ये शर्त हार जाते गुड ब्रदर, और ये आवाज लेडी रोहाने की थी, जो मिस्टर सेरिक के साथ दरवाजे के पास खड़ी थी। और लेडी रोहाने आगे कहती है, गेराल्ड लेनिस्टर कभी भी लेनिस्पोर्ट और कैस्टली रॉक को नहीं छोड़कर आएगा, और वैसे भी लॉर्ड टाइबोट लेनिस्टर के भाई और उसके हैंड के रूप में उसका प्रभाव ज्यादा होगा। बाकी लोगों की बात करें तो साइमन को अपना कर्ज चुकाने के लिए मेरी आधी जमीन बेचनी पड़ेगी, और सर क्लिंटन तो लॉन्ग इंच को देखते ही कांपने लगता है, और तुम सेप्ट
तुम्हारा मुंह पूरे वेस्टरोस में सबसे बड़ा है। तब एग कहता है, क्या आप ही रेड विडो हो और मैं लगभग तुम्हारे जितना ही लंबा हूँ। तब लेडी रोहाने कहती है, 6 महीने पहले एक और लड़के ने यही बात कही और मैंने उसे लंबा करने के लिए रैक पर भेज दिया। यहाँ पर रैक एक यातना देने वाला यंत्र है। जब लेडी रोहाने अपने थ्रोन पर बैठी तो उसने अपनी चोटी अपनी गोद में रखी और वह इतनी लंबी थी कि उसका आगे का सिरा उसकी गोद में एक सोती हुई बिल्ली की तरह लग रहा था। लेडी रोहाने आगे कहती है, सर डंकन, मुझे तुम्हें आंगन में चिढ़ाना नहीं चाहिए था जब तुम अच्छे बनने की कोशिश कर रहे थे और तुम इतने लाल हो गए थे। क्या उस गांव में तुम्हें चिढ़ाने के लिए कोई लड़की नहीं मिली जहां पर तुम इतने बड़े हुए। तब डंक कहता है, वह गांव किंग्स लैंडिंग था, वहां पर लड़कियां थी लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि वो मुझे चिढ़ाने से डरती होगी। तब लेडी रोहाने अपनी चोटी पर हाथ फेरते हुए कहती है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो तुम्हारे कद से डरती होगी। आप लेडी हेलिसेंट के बारे में बुरा मत सोचना। मेरी भाभी एक सीधी सादी इंसान है। वह अपनी भक्ति में इतनी डूबी है कि वह अपने सेप्टा के बिना खुद कपड़े नहीं पहनती। तब डंक कहता है, वह उसकी गलती नहीं, वह मेरी गलती थी। तब लेडी रोहाने कहती है, तुम बहुत बहादुरी से झूठ बोल रहे थे। मुझे पता है कि वह सर लुकास था। वह एक क्रूर स्वभाव का आदमी है और तुमने उसे नाराज कर दिया। तब डंक हैरान होकर कहता है, मैंने उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तब लेडी रोहाने मुस्कुराने लगती है और उसकी मुस्कान देखकर डंक पिघल गया। फिर लेडी रोहाने कहती है, आप सर लुकास से लंबे हो और सर लुकास को एक अरसा बीत गया जब उसने अपने से ज्यादा लंबे व्यक्ति को देखा। तुम्हारी उम्र क्या होगी सर डंकन। तब डंक कहता है, लगभग 20 होगी माई लेडी। डंक को 20 शब्द सुनना अच्छा लगता था। हालांकि वह 20 साल से 1 या 2 साल छोटा होगा। उसकी उम्र का कोई पक्का पता नहीं था, खासकर खुद डंक को। डंक अपने माता पिता के बारे में और उनके नाम के बारे में नहीं जानता था। किंग्स लैंडिंग में किसी को इस बात की परवाह नहीं थी कि वो कब पैदा हुआ और किसके यहाँ पर पैदा हुआ। लेडी रोहाने कहती है, क्या तुम उतने ही शक्तिशाली हो जितने तुम दिखते हो। तब डंक कहता है, माय लेडी, मैं कितना शक्तिशाली दिखता हूँ। फिर लेडी रोहाने कहती है, सर लुकास को परेशान करने के लिए काफी मजबूत। वह मेरा कैसिलियन है, हालांकि मेरी मर्जी से नहीं। वह कोल्डमोंट किले की तरह मेरे पिता की विरासत में मिले। क्या आप किसी युद्ध के मैदान में नाइट थे सर डंकन। तब डंक कहता है, मैं तो गंदी नालियों के खून से पैदा हुआ हूँ। सर आर्लन ऑफ पेनेट्री एक हेज नाइट थे और उन्होंने मुझे अपना स्क्वायर बनाया और उन्होंने मुझे नाइटहुड और युद्ध की कला सिखाई। तब लेडी रोहाने कहती है, क्या उन्होंने ही तुम्हें नाइट बनाया और अब वो कहाँ है। तब डंक कहता है, उसके अलावा ऐसा करने वाला कोई नहीं था और वो अब मर गए। एक दिन बारिश हो रही थी और उनको ठंड लग गई और मैंने उन्हें एक पहाड़ी पर दफना दिया। लेडी रोहाना कहती है, बुढ़े लोग कमजोर होते हैं, मैं यह जानती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं 13 साल की थी। वो मेरे दूसरे पति थे। अगर वह अपने अगले जन्मदिन तक जिंदा रहता तो वह 55 साल के हो जाते। जब उन्हें दफनाए हुए आधा साल बीत गया तब मैंने उनके बेटे को जन्म दिया, लेकिन स्ट्रेंजर उसे ले गया और सेप्टन कहते हैं कि देवता उस बच्चे को उसके पिता के पास ले गए होंगे। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है सर डंकन। अब डंक कहता है, ऐसा हो सकता है माय लेडी। तब लेडी रोहाने ने कहा, बकवास, वह बच्चा बहुत कमजोर पैदा हुआ था, उसमें दूध पीने की भी ताकत नहीं थी। देवताओं ने उसके पिता को 55 साल दिए और उस बच्चे को देवता 3 दिन से ज्यादा दे सकते थे। तब डंक कहता है, आपको लगता होगा डंक देवताओं के बारे में बहुत कम जानता था और वह कभी कभी ही सेप्ट जाता था और वह वॉरियर से प्रार्थना करता था कि उसको ताकत दे। उसके अलावा बाकी 7 देवताओं को अकेला छोड़ देता था। तब लेडी रोहाना कहती है, मुझे दुख है सर आर्लेन मर गए, पर उससे भी ज्यादा दुख है कि आपने सर यूस्टेस के यहाँ पर नौकरी की। सभी बुढ़े एक जैसे नहीं होते सर डंकन। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम वापस अपने घर पेनेट्री लौट जाओ। तब डंक कहता है, मेरा घर वहीं पर है जहाँ पर मैं अपनी तलवार की कसम खाता हूँ। और डंक ने कभी भी पेनेट्री नहीं देखा था कि वो रीच में है या कहीं और। तब लेडी रोहाने कहती है, तुम यहाँ पर कसम खाओ, आपको भूख लगी होगी। यहाँ कोल्डमोंट में आपके लिए मांस और मीठे फल मिल जाएंगे और आपके स्क्वायर के लिए भी। वह कितना दुबला पतला लग रहा है और उसके सारे बाल भी झड़ गए हैं। हम उन्हें उसकी उम्र के लड़कों के साथ रखेंगे और यहाँ पर मेरा मास्टर उसे युद्ध की ट्रेनिंग दे सकता है। तब डंक कहता है, मैं उसे सिखाता हूँ। तब लेडी रोहाने कहती है, और कौन सिखाता है, ऑस्करे या फिर मुर्गियाँ। कुछ दिन ऐसे भी थे जब डंक ने एग को मुर्गियों के पीछे दौड़ाया ताकि वह फुर्तीला बन सके। डंक ने सोचा अगर यह बात उससे कही तो वह हंसेगी। फिर डंक ने सोचा कि उसे सर यूस्टेस ने उसे क्यों भेजा और फिर डंक कहता है,
मेरी तलवार ओसग्रे के प्रति वफादार है माई लेडी। तब लेडी रोहाने कहती है, तो ठीक है सर डंकन, अब हम इस पर बात करते हैं। हम कोल्डमोट या उसके लोगों पर हमले को कभी भी बर्दाश्त नहीं करते। तो मुझे बताओ कि मैं तुम्हें बोरी में सिलवा कर नदी में क्यों ना फेंक दूं। तब डंक कहता है, मैं तो यहाँ पर बातचीत करने के लिए आया था और मैंने यहाँ आपकी वाइन भी है। फिर एक बीच में बोलता है कि तुम्हारे पास तो इतनी बड़ी बोरी नहीं है। तो इस बात पर लेडी रोहाने मुस्कुराती है और फिर कहती है, पर मेरे पास इतनी सारी बोरियां हैं जो कि सर बेनिस के लिए काफी बड़ी है। तब मिस्टर सेरी कहते हैं कि वॉल्मर का चेहरा लगभग हड्डी तक काट दिया था। तब डंक कहता है, सर बेनिस उस आदमी पर गुस्सा हो गए थे माई लेडी, पर सर यूस्टेस ने मुझे यहाँ पर ब्लड प्राइज चुकाने के लिए भेजा है। तब लेडी रोहाने हंसती है और कहती है, ब्लड प्राइज? मैं जानती हूँ कि वह बुढ़ा है, लेकिन इतना बुढ़ा कि एज ऑफ हीरोज में जी रहा है, जब एक इंसान की कीमत एक चांदी से भरी थैली से तय होती थी। तब डंक कहता है, वह मरा नहीं है माई लेडी, और मैंने किसी को मरते हुए नहीं देखा, बस उसका गाल कटा था। तब लेडी रोहाने कहती है, तो सर यूस्टेस वॉल्मर की गाल के लिए क्या कीमत लगाते हैं? तब डंक कहता है, 1 सिल्वर स्टेग उसके लिए और 3 आपके लिए माई लेडी। लेडी रोहाने कहती है, सर यूस्टेस मेरे सामान की बहुत कम कीमत लगा रहे हैं। हालांकि 3 चांदी के सिक्के 3 मुर्गियों से तो बेहतर है, पर उसके लिए अच्छा होगा कि वो सर बेनिस को मेरे हवाले कर दे और वह बुढ़ा उस घरे अपनी चांदी रख सकता है। खून का बदला खून से ही लिया जाएगा। तब डंक कहता है, ठीक है माई लेडी, हो सकता है आप सही कह रही हो, लेकिन उस आदमी को क्यों नहीं बुलाती जिसे बेनिस ने काटा था? उसी से क्यों ना पूछ लें कि उसे चांदी का सिक्का चाहिए या फिर बोरे में बंद बेनिस? तब लेडी रोहाने कहती है, इसमें कोई शक नहीं कि वह चांदी का सिक्का चुनेगा, लेकिन यह बात उसके पसंद और नापसंद की नहीं है। यह तो शेर और मकड़ी के बीच का मामला है। मुझे सिर्फ बेनिस चाहिए और कोई भी मेरी जमीन पर आकर इस तरह से मेरे आदमियों को चोट नहीं पहुंचा सकता और बचकर नहीं जा सकता। तब डंक बिना सोचे समझे कहता है, आपने भी तो सर यूस्टेस के एक आदमी को नुकसान पहुंचाया था। तब लेडी रोहाने कहती है, क्या मैंने? अगर तुम्हारा मतलब उस भेड़ चराने वाले डेक से है तो वह आदमी पहले से बदनाम था। मैंने उसकी उस ओसग्रे से 2 बार शिकायत की थी, फिर भी उसने कुछ नहीं किया और मैं तीसरी बार नहीं पूछती। राजा का कानून मुझे गड्ढे में फेंकने और फांसी देने का अधिकार देता है। तब एग कहता है, राजा का कानून लॉर्ड को अपनी जमीन पर सजा देने का अधिकार देता है, न कि दूसरों की जमीन पर। तब लेडी रोहाने कहती है, चालाक लड़के, अगर तुम इतना ही जानते हो तो तुम यह भी जानते होंगे, एक लंदन नाइट को अपने लॉर्ड की इजाजत के बिना सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। और अब सर यूस्टेस के लॉर्ड रोवन है। बेनिस ने यहाँ पर खून बहाकर राजा की शांति भंग की है और इसका जवाब देना होगा। फिर लेडी रोहाने डंक की तरफ देखते हुए कहती है, अगर सर यूस्टेस बेनिस को मेरे हवाले कर दें तो मैं सिर्फ उसका नाक ही काटूंगी और बात यहीं खत्म हो जाएगी। अगर मुझे वहां आकर उसे लेना पड़ा तो मैं ऐसा कोई वादा नहीं करती। तब डंक को अचानक घबराहट महसूस हुई और डंक ने कहा, मैं सर यूस्टेस को बता दूंगा, लेकिन वो बेनिस को आपके हवाले नहीं करेगा। सारी मुसीबत की जड़ यह बांध ही है, अगर लेडीशिप इसे हटवाने के लिए मान जाए तो। तब मिस्टर सेरिक कहता है, असंभव। कोल्डमोट में स्टैंडफोर्ड्स के मुकाबले 20 गुना ज्यादा आम लोग रहते हैं और उनके पास गेहूं, मक्का और जौ के खेत हैं, जो सब सूखे और अकाल की वजह से खराब हो रहे हैं, और उनके पास बछड़े देने वाली गायें हैं, 500 से ज्यादा काली नाक वाली भेड़ें हैं और रीच में सबसे अच्छे घोड़े पालती है, और हमारे पास 1 दर्जन घोड़ी हैं जो बच्चों को जन्म देने वाली है। तब डंक कहता है, सर यूस्टेस के पास भी तो भेड़े हैं और उनके खेतों में भी फसल है। और तभी एग डंक की बात काटते हुए जोर से बोलता है, तुम खाई के लिए पानी लेके जा रहे हो। तब मिस्टर सेरी कहता है, यह पानी कोल्डमोट किले की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तब डंक कहता है, पर लेडी रोहाने के पास मजबूत दीवारें हैं और उनकी रक्षा करने के लिए बहुत सारे सैनिक हैं। तब लेडी रोहाने कहती है, सर डंकन, जब ब्लैक फायर रिबेलियन हुआ था तब मैं 10 साल की थी और मैंने अपने पिता से विनती की कि वो खुद को खतरे में ना डाले, कम से कम मेरे पति को यहाँ छोड़ दे। फिर वो मुझे कोल्डमोट किले की दीवार पर ले गए और उन्होंने मुझे इस किले की मजबूत जगह को दिखाया और कहा, इन्हें मजबूत रखना। उन्होंने कोल्डमोट की खाई की तरफ इशारा करते हुए कहा था, ये तुम्हारी रक्षा करेगा अगर तुम इसका ध्यान रखोगी। जब मेरे पहले पति रेड ग्रास फील्ड की लड़ाई में मारे गए तब मेरे पिता ने मेरे लिए बहुत सारे पति ढूंढे, लेकिन वो भी मर गए।
और अब मुझे आदमियों पर कोई भरोसा नहीं है, चाहे वो कितने ही ज्यादा क्यों ना हो। मुझे पत्थर, स्टील और पानी पर भरोसा है। मुझे मेरी खाई पर भरोसा है और मेरी खाई कभी नहीं सूखेगी। तब डंक कहता है, आपके पिता ने जो कहा वह ठीक है, लेकिन इससे आपको ओसगरे का पानी लेने का अधिकार नहीं मिल जाता। तब लेडी रोहानी कहती है, मुझे लगता है कि सर यूस्टिस ने आपको यह बताया होगा कि वह नदी उसकी थी। तब डंक कहता है, हाँ, हजारों सालों से, और उसका नाम चेकी वाटर है, यह तो साफ है। तब लेडी रोहानी कहती है, हाँ, ऐसा ही है जैसे मेंढर नदी। हालांकि उसके किनारों पर रहने वाले सभी मेंढरलिस को हजारों साल पहले भगा दिया गया था। हाई गार्डन अभी भी हाई गार्डन है, हालांकि आखिरी गार्डनर फील्ड फायर की लड़ाई में मारा गया। कैस्टली रॉक में अभी लेनिस्टर से भरा पड़ा है और वहां पर कोई भी कैस्टली नहीं मिलते। दुनिया बदलती है सर डंकन। यह चेकी वाटर नदी हॉर्शू की पहाड़ियों से निकलती है। जब मैंने पिछली बार देखा तो यह पूरी तरह से मेरी थी और इसका पानी भी मेरा ही है। मिस्टर सेरिक, उन्हें दिखाओ। तब मिस्टर सेरिक मंच से नीचे उतरता है और डंक के पास आते हैं और फिर वो अपने हाथ में एक पुराने चरम पत्थर पर लिखा हुआ एक दस्तावेज खोलते हुए कहता है, खुद देख लीजिए सर डंकन। डंक ने सावधानी से मिस्टर सेरिक के हाथ से वह दस्तावेज लिया और उसकी लिखावट को घूर कर देखने लगता है। डंक को उसमें से एक भी शब्द समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उस दस्तावेज के नीचे लगी मोहर को वह पहचानता था। यह मोहर हाउस टारगेरियन के राजा की मोहर थी, जिस पर 3 सिर वाला ड्रैगन बना हुआ था। और डंक उस दस्तावेज में इधर उधर सिर घुमाने लगता है ताकि ऐसा लगे कि वह उस दस्तावेज को पढ़ रहा है। तब डंक धीरे से बोला और कहा, यहाँ पर मुझे एक शब्द समझ में नहीं आ रहा। एग, तुम यहाँ आओ और इसे देखो, तुम्हारी आंखें मुझसे ज्यादा तेज है। और तभी एग डंक की तरफ भागते हुए आया और बोला, कौन सा शब्द सर? तब डंक ने इशारा किया, यह वाला। तो एग ने उस दस्तावेज को पूरी तरह से पढ़ा और तब एग कहता है, यह नदी और उसका पानी लेडी रोहानी का है और इस पर राजा की असली मोहर लगी हुई है। यह जरूर कोई गलती होगी। बूढ़े ओस्ग्रे के बेटे राजा डेरोन की सेवा में मारे गए, पर फिर भी उनकी नदी को उनसे क्यों छीन लिया? तब मिस्टर सेरिक कहते हैं, अगर राजा डेरोन माफ करने वाले नहीं होते तो वह बुढ़ा ओस्ग्रे अपना सिर गवा चुका होता। तब डंक कहता है, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? तब मिस्टर सेरिक कहता है, सर यूस्टेस ओस्ग्रे एक बागी और गद्दार है। सर यूस्टेस ने लाल ड्रैगन के बजाय काले ड्रैगन को चुना था और उसे उम्मीद थी कि एक ब्लैक फायर तलवार वाला राजा उसकी जमीन और महलों को वापस दिलवा सकता था। तब लेडी रोहानी कहती है, उसे कोल्डमोट का किला चाहिए था और उसके बेटों ने देशद्रोह का बदला अपनी जान देकर चुकाया। जब वह अपने बेटों की अर्थी घर लेके आया और अपनी बेटी को बंधक बनाकर राजा के आदमियों को सौंप दिया, तो उसकी पत्नी ने स्टैंड फास्ट किले की दीवार पर चढ़कर खुद को नीचे फेंक दिया। क्या सर यूस्टेस ने तुम्हें यह बताया था और तुमने अपनी तलवार की शपथ एक काले ड्रैगन को दी है, एक गद्दार को दी है, और तुमने एक गद्दार की रोटी खाई है और एक गद्दार की छत के नीचे सोए हो। तब डंक कहता है, काला ड्रैगन वह 15 साल पहले की बात है और ये बात अब की है। यहाँ पर सूखा पड़ा है। भले ही पहले वह एक बागी और गद्दार था, पर सर यूस्टेस को अभी भी पानी की जरूरत है। रेड वीडो अपने थ्रोन से उड़ते हुए कहती है, अगर उसको पानी चाहिए तो उसे बारिश के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तब डंक को जंगल में यूस्टेस ओस्ग्रे के आखिरी शब्द याद आए और फिर डंक ने कहा, अगर तुम पानी यूस्टेस के लिए नहीं दे सकती तो उनके बेटों के लिए दे दो। तब लेडी रोहानी कहती है, उसका बेटा? तब डंक कहता है, एडम। वह यहाँ पर एक स्क्वायर के तौर पर काम करता था। यह सुनकर लेडी रोहानी एकदम सुन्न पड़ गई और कहा, पास आओ और घुटने टेको। और अब डंक के पास कोई और चारा नहीं था तो वह घुटना टेक देता है और जैसे ही वह घुटना टेकता है वैसे ही लेडी रोहानी ने एक जोरदार थप्पड़ मारा जिससे डंक के मुंह में खून आ गया। और इस बात पर डंक को इतना गुस्सा आया कि उसकी लंबी लाल चोटी को खींचकर एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह उसके पिछवाड़े पर जोर से थप्पड़ मारे। तब डंक सोचने लगता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वह जोर से चिल्लाएगी और 20 नाइट अंदर आके मुझे मार डालेंगे। और फिर लेडी रोहानी कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एडम के नाम पर पानी मांगने की? कोल्ड मोड से चले जाओ सर डंकन,
अभी के अभी, वरना मुझे खुद बोरी सिलनी पड़ी तो मैं तुम्हारे लिए यह भी कर लूंगी। और सर यूस्टेस से कह देना कि वो कल तक बेनिस को मेरे पास ले आए, वरना मैं खुद आग और तलवार लेके उसके पास आऊंगी। तभी सेप्टन ने डंक का हाथ पकड़ा और डंक को वहां से बाहर निकाल दिया और एग भी उनके पीछे पीछे चला आया। सेप्टन ने कहा, यह बहुत बड़ी नासमझी थी, आपको एडम ओसग्रे का नाम नहीं लेना चाहिए था। तब डंक कहता है, मुझे तो सर यूस्टेस ने कहा था कि वह मेरे लड़के एडम को पसंद करती थी। तब सेप्टन कहता है, पसंद? वह उसे प्यार करती थी और एडम भी उसे प्यार करता था। बात एक दो चुम्बन से आगे नहीं बढ़ी थी कि रेड ग्रास फील्ड की लड़ाई में एडम मारा गया। उसके बाद वह एडम के लिए बहुत रोई थी, जितना कि वो अपने पति के लिए नहीं रोई। और वह एडम की मौत का जिम्मेदार सर यूस्टेस को मानती है और यह सही भी है। एडम उस समय केवल 12 साल का था। डंक यह जानता था कि पुराने जख्म का दर्द क्या होता है। जब कभी भी उसे एसफोर्ड मीडो की याद आती तो डंक को उन 3 अच्छे आदमियों की याद आ जाती जो उसके पैर बचाने के लिए मारे गए, और यह सोचकर डंक को हमेशा दुख होता था। फिर डंक कहता है, लेडी रोहानी से कहना मैं उसे चोट पहुंचाना नहीं चाहता था और मुझे माफ कर दे। तब सेप्टन कहता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा सर डंकन, लेकिन आप सर यूस्टेस से कह दो कि वो बेनिस को यहाँ ले आए, और वो भी जल्द, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसे लगा यह वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं जल्द इसके अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।